हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था पे। और कल हमने कंप्लीट किया था इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी कि जो आपात के उपबंध है, आपात के प्रावधान है संविधान में, वो हमारा कंप्लीट हो गया था, जो कि भाग 18 में आता है। ठीक है। और उसको हमने दो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कवर किया था, पूरा इन डिटेल्स भी कवर किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, इमरजेंसी प्रोविजंस को, ताकि आपका कंसेप्ट जो है इमरजेंसी प्रोविजन का वो सही से क्लियर हो जाए। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि पॉलिटी में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर रहे। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे, यानी कि जो पार्ट 19 है वो डील करता है मिसलेनियस से, जिसको विविध बोला जाता है हिंदी में। तो वो एक छोटा सा टॉपिक है और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी नहीं है, मतलब एक दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही है, वो हम कवर करेंगे, क्योंकि सारे आर्टिकल्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना। सारे आर्टिकल्स हम पढ़ा दे लेकिन उतना पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो कवर करेंगे। तो आज हम कवर करेंगे दो टॉपिक्स को, एक तो मिसलेनियस हो गया है, फिर उसके बाद वो तो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा मिसलेनियस, तो उसके बाद बात करेंगे अमेंडमेंट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्ट 20 में जो अमेंडमेंट है, संशोधन, उसको आज हम देखेंगे। ठीक है। तो आइए पहले मिसलेनियस को देखते हैं। मिसलेनियस अगर इसको हिंदी में बोले तो विविध, जो विविध प्रावधान है संविधान में उसकी बात हो रही है। ठीक है। विविध इसका हिंदी हो गया, प्रावधान मतलब प्रोविजंस जो है उसके बारे में बात है। ठीक है। अगला बात करते हैं कि कौन से पार्ट में आता है, तो यह आता है पार्ट 19 में। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 361 से 367 तक। अगर मिसलेनियस की बात करें कि कौन से भाग में है, तो ये भाग 19 में है। और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 361 361 से 367 तक है। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। अब डायरेक्ट आएंगे इसके आर्टिकल पे। इसमें दो आर्टिकल हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, एक आर्टिकल 361 और एक 365। दो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है। इसमें लिख देते हैं इम्प आर्टिकल्स। ठीक है, जो कि 361 है और 365 है। ठीक है। अब बात करते हैं पहला, जो कि है 361। ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुकदमे के लिए किसी न्यायालय का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है 361 का कि अगर राज्यपाल पे कोई केस है, राष्ट्रपति पे कोई केस है, या फिर किसी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो कंट्री के हेड है, उस पे कोई अगर केस है, मुकदमा है, तो उनको कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा। ये बात कह रहा 361 में। इसको आइए और देसी भाषा से समझते हैं। तो इसके कहने का ये मतलब है कि जो राष्ट्रपति हैं अगर वो अपने पोस्ट पे है, राज्यपाल अगर अपने पोस्ट पे है, तो उनको मुकदमा नहीं चल सकता है। आसान भाषा में, अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने अपने पोस्ट पे है तो उनको मुकदमा नहीं चल सकता है। अगर उन पे मुकदमा चलाना है तो उनको पहले उनके पोस्ट से हटाना पड़ेगा। ठीक है। राष्ट्रपति अगर पोस्ट से हट जाते हैं तब उन पे मुकदमा चलेगा, और राज्यपाल भी अगर पोस्ट से हट जाते हैं तब उन पे मुकदमा चलेगा। पोस्ट पे रहते हुए उनको कोर्ट नहीं लाया जा सकता है, और न ही उन पे कोई केस किया जा सकता है। ठीक है। ये संविधान में लिखा हुआ है ये बात। ठीक है। और आपको अगर पता होगा पार्डन पावर के बारे में, यानी कि जो क्षमादान शक्ति की बात हो रही है, ठीक है, तो वो जो पार्डन पावर अगर बात करें आर्टिकल 72 का, तो ये किसका है? राष्ट्रपति का है ना। और यही अगर बात करते हैं आर्टिकल 161 का, तो ये किसका है? ये है राज्यपाल का है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों अपना अपना आर्टिकल्स खुद पे लागू करके और मुक्त हो जाएं। आप समझ रहे हैं? ये राष्ट्रपति अपने यहाँ पर लगा देंगे आर्टिकल 72, और राज्यपाल ही अपने यहाँ पर लगा देंगे आर्टिकल 161, तो अपने आप सजा से मुक्त हो जाएंगे। ये भी हो सकता है, ये भी प्रोविजन है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 365 का। ठीक है। आर्टिकल 365 की बात करें तो कल के क्लास में
कल के ही क्लास में आपको याद होगा मैंने बताया था आपको आर्टिकल 365 जो कि डील करता है प्रेसिडेंट्स रूल से, राष्ट्रपति शासन से जो रिलेट करता है। कल मैंने ये बताया था आपको, जिसमें अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई दिशा निर्देश देता है और राज्य सरकार उसका पालन नहीं करता है, राज्य सरकार उसको कंप्लाई नहीं करता है, तो इस केस में राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है। आई रिपीट, केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार को कोई दिशा निर्देश दे रहा है और राज्य सरकार उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसको नहीं मान रहा है, ठीक है, तो इस केस में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है आर्टिकल 365 के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? तो ये बात हो गई आर्टिकल 361 और ये हो गया आर्टिकल 365। ठीक है, तो ये हमारा जो मिसलेनियस में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो कंप्लीट हो गया है। इसमें और भी आर्टिकल्स है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना हमें पढ़ना नहीं है वो। ठीक है, अब बात करेंगे इसके आगे फिर नया टॉपिक जो कि है अमेंडमेंट, यानी कि हिंदी में बोले तो संशोधन। आइए स्टार्ट इसको करते हैं। अमेंडमेंट हिंदी बोले तो संशोधन। ठीक है, पार्ट पार्ट 20 में आता है और आर्टिकल की बात करें तो एक ही आर्टिकल है 368। अमेंडमेंट से एक ही आर्टिकल रिलेट करता है 368, और संविधान के भाग की बात करें तो ये आता है भाग 20 में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रोविजन टेकन फ्रॉम, कहने का मतलब है कि जो अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है, ठीक है, संशोधन का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। हिंदी बोले तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? अब अगला बात करेंगे कि टोटल अमेंडमेंट डन टिल डेट, यानी कि आज तक, आज के डेट तक कितना अमेंडमेंट हो चुका है। यानी कि ये सीएए की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है, ना कि सीएबी की, विधेयक की बात नहीं हो रही है, ये एक्ट की बात हो रही है। तो ये कितना हो गया है आज तक? 105 हुआ है आज तक। जो सीएए हुआ है वो 105 हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 105 हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें पूरा 105 नहीं पढ़ना है। पूरा 105 पढ़ने बैठेंगे तो कितना दिन लग जाएगा, प्लस कितना कुछ डिस्कस करना पड़ेगा, आप भी पागल हो जाएंगे, उतना पढ़ना है नहीं। इसमें 35 105 में से 30 से 35 सीएए हम पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छा से उसको डिस्कस करके पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 32 भी हो, 33 भी हो, 30 भी हो, 30 से कम नहीं होगा, 35 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में आता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस अभी करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको एक और नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इतना को ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं पहले अमेंडमेंट पे। अब आते हैं डायरेक्ट इसके पहले अमेंडमेंट पे। ठीक है, तो पहला अमेंडमेंट कब किया गया था? जो पहला अमेंडमेंट को हम डायरेक्ट सीएए लिख रहे हैं, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा, सीएए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, शॉर्ट में लिखा हुआ है हर जगह। ठीक है ना, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो जो पहला सीएए किया गया था वो किया गया था 1951 में। अब वो किससे रिलेट करता है? भूमि सुधार किया गया इसमें। अब भूमि सुधार मतलब लैंड रिफॉर्म्स। तो इस संशोधन में क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स किया गया, जमींदारी उन्मूलन भी किया गया। ठीक है, और इसी के तहत 9वां अनुसूची को जोड़ा गया, जो 9th शेड्यूल है, एडेड। ठीक है, क्लियर है? तो जो जो पॉइंट है, ठीक है, जो जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ वही लिख रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत सारा पॉइंट्स भी और है, लेकिन वो किसी काम का उतना है नहीं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम सिर्फ मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये बात हो गई पहले अमेंडमेंट की। अब आते हैं सेकंड सीए, दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि किया गया था 1952 में। इसमें क्या था? तो लोकसभा के एक सदस्य 7.5 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। कहने का यह मतलब है कि जो लोकसभा के जो एक सांसद होंगे वो 7.5 लाख लोगों से भी अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे उसको। प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंट, कहां? पार्लियामेंट में।
ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब तीसरा जो है वो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, जिसके तहत भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और इसी में जो 4 अलग अलग क्लासेस के स्टेट थे, यानी कि स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी, ठीक है, इसको भी एबॉलिश कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया। और इसी के आधार पे 1956 के सीएए के आधार पे ही 14 स्टेट प्लस 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अगला पॉइंट है कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये अपने राज्यपाल में टॉपिक में पढ़ा था कि एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक, यानी कि मैक्सिमम 3 स्टेट का राज्यपाल हो सकता है। तो ये इसी अधिनियम में फिक्स किया गया था। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत ये प्रावधान डाला गया था। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अगला बात करते हैं 10वां, यानी कि 10th सीएए 1961 में जो हुआ था, उसमें क्या था कि दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। यानी कि जो दादर और नागर हवेली जो है उसको इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया। इसके पहले वो इंडियन यूनियन में नहीं था। कब शामिल किया गया? 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब आते हैं 5वें पे, जो कि है 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। ये क्या कहता है कि नया आर्टिकल 371 का ए, ठीक है, वो संविधान में जोड़ा गया जिसके तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब नागालैंड को जो राज्य का दर्जा दिया गया वो किसके तहत दिया गया? वो दिया गया 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत। और इसी के तहत एक नया आर्टिकल भी जोड़ा गया 371 का ए। ठीक है, और हम आपको बता दें कि इसी के तहत इसको विशेष प्रावधान भी दिया गया। ठीक है, और उस विशेष प्रावधान के अंतर्गत क्या है कि जो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, विकास मतलब क्या? डेवलपमेंट, यानी कि जो नागालैंड का डेवलपमेंट होगा उसका खर्चा, यानी कि डेवलपमेंट 90% खर्चा कौन देगा? केंद्र सरकार देगा। ठीक है, और 10% खर्चा कौन देगा? राज्य सरकार। विशेष प्रावधान में यही होता है, स्पेशल स्टेटस जो दिया जाता है, विशेष राज्य का दर्जा, उसके केस में यही होता है। ठीक है, और यही अगर हम बात करें कि अभी तक कितने स्टेट के पास विशेष राज्य का दर्जा है, तो ऐसा 10 स्टेट है। ठीक है, ऐसा 10 स्टेट है जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जिसके तहत विशेष प्रावधान भी दिया गया है। ठीक है, पहले ही 11 था, यानी कि जम्मू कश्मीर भी था इसमें इंक्लूड, लेकिन अब उसको हटा दिया गया। टोटल 10 है, और 10 कौन कौन है यहां लिख देते हैं। ठीक है, ये 10 में है आपका 7, तो 7 सिस्टर्स हो गया। ठीक है, प्लस हिमाचल प्रदेश, प्लस उत्तराखंड, प्लस सिक्किम। ठीक है, 7 सिस्टर स्टेट हो गया। ठीक है, प्लस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, ये 10 स्टेट के पास अभी विशेष राज्य का दर्जा है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। तो इसका नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। 5वां के बाद 6ठा बात करते हैं 14वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हुआ था 1962 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है, जो पुद्दुचेरी या पौंडीचेरी जो है उसको इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि इन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल एवं मंत्री परिषद की व्यवस्था, यानी कि इन जो राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर प्लस मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों का व्यवस्था किया गया, या फिर बोले तो स्थापना किया गया। ठीक है, और वो कौन कौन से स्टेट्स और यूटीज हैं? तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पुद्दुचेरी, ये 6 यूटीज एंड स्टेट्स हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। इसके बाद आते हैं 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हुआ था 1967 में। और ये तो हमने ऑलरेडी भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम कि इसमें सिंधी भाषा को 15वां भाषा बनाया गया।
ऑफिशियल लैंग्वेज वाले में भी हम डिस्कस किए थे जब राजभाषा पढ़ाए थे कि सिंधी को 15वां भाषा बनाया गया और इसको 8th शेड्यूल यानी कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल कर लिया गया। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब बात करते हैं 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ था 1971 में। इसमें क्या हुआ था कि संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। मतलब संसद को यह राइट्स दिया गया, ये पावर दिया गया कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो। संसद को यह पावर है कि वो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। किसके तहत? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं अगला का जो कि है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। इसमें क्या हुआ कि जो लोकसभा का सीट पहले 525 हुआ करता था उसको बढ़ा के 545 कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा में जो 525 सीटें हुआ करती थी वो कितना हो गया? 545 हो गया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अगला है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 जिसके तहत सिक्किम को भारत में जोड़ा गया। यानी कि सिक्किम जो है उसको भारत में जोड़ा गया लेकिन उसमें राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। सिक्किम को जो राज्य का दर्जा दिया गया वो दिया गया 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। एग्जैक्ट डेट जानना है तो 16 मई 1975 के तहत सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। यानी सिंपली राज्य का दर्जा, भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। और सिक्किम कैवा राज्य बन गया? सिक्किम बन गया 22वां राज्य यानी कि 22nd स्टेट। ठीक है, जो दर्जा दिया गया वो दिया गया 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। एग्जैक्ट डेट ऐसे पूछता नहीं है, नॉलेज के लिए बता दिए 16 मई, लेकिन ये डेट इतना पूछता नहीं है, साल भी कहीं का नहीं पूछता है, लेकिन साल आप जानिए वो इंपॉर्टेंट है। 1975 के तहत और इसको राज्य का दर्जा दिया गया और ये बन गया कौन सा स्टेट? 22वां स्टेट भारत का सिक्किम बन गया। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट। तो आज हम इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, जहां पे हम लोग 10 डिस्कस कर लिए, बाकी 21-22 और डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल हमारा कंप्लीट ये हो जाएगा पूरा अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये आज का क्लास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए और यदि आपको ये क्लास पसंद है तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं कल इसके आगे, यानी कि 11 हमारा हो गया, सॉरी ये तो 10 हो गया ना, हमारा 11 हो गया, यानी कि 36वां भी हो गया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।